ज्ञान गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति। पिछले टॉपिक में हमने समग्र मांग का अध्ययन किया था, समग्र मांग के बारे में बताया था, और आज हम करेंगे समग्र पूर्ति के बारे में, क्योंकि इन दोनों के द्वारा ही समष्टि अर्थशास्त्र में आय, उत्पादन और रोजगार का निर्धारण किया जाता है। इसलिए इनका एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम करते हैं समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति क्या होती है? समग्र पूर्ति से अभिप्राय एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के प्रवाह से है। अर्थात एक वर्ष में जो भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समग्र पूर्ति कहते हैं। समग्र पूर्ति और कुछ नहीं होती, बल्कि जो हम एनएनपी कैलकुलेशन करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करते समय, उस एनएनपी को ही हम क्या कहते हैं? समग्र पूर्ति कहते हैं। समग्र पूर्ति को केंज ने जोड़ा है इनकम के साथ। अर्थात जो समग्र पूर्ति है, जो हमारा एएस है, वो बढ़ता हुआ फलन है किसका? आय का। आय के साथ क्यों जोड़ा गया है समग्र पूर्ति को? देखिए, एक वर्ष में जितना भी उत्पादन होता है, उत्पादक उस उत्पादन की लागत के अनुरूप जो साधन है उत्पादन के, उनको भुगतान कर देता है। हम 4 साधन मान के चलते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 साधन मानते हैं हम: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 साधन लेकर चलते हैं हम। इन चारों साधनों को जो उत्पादक है वो उनकी भुगतान कर देता है। जो लैंड है उसको वो रेंट दे देता है, जो लेबर है उसको वेज दे देता है, कैपिटल है उसको इंटरेस्ट यानी ब्याज दे देता है, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको वो प्रॉफिट पे कर देता है। अगर हम उत्पादक की दृष्टि से देखें तो ये चारों उत्पादक के लिए क्या है? लागत हैं। लेकिन अगर हम साधनों की दृष्टि से देखें तो साधनों के लिए चारों क्या हैं? उनकी आय है। अर्थात जितना उत्पादन किया गया उसके बराबर ही उनको क्या दे दी गई? आय दे दी गई। अर्थात जितनी पूर्ति की गई उसके बराबर ही उनको आय दे दी गई। इसलिए केंज ने एएस यानी समग्र पूर्ति को आय का बढ़ता फल माना गया है। अब जो आय है उसके 2 भाग होते हैं। उस आय को हम या तो उपभोग कर लेंगे या बचत कर लेंगे, या तो उसकी सेविंग हो जाएगी या उसकी कंजम्पशन हो जाएगी। इस प्रकार समग्र पूर्ति 2 तत्वों का जोड़ है, उपभोग और बचत का। अब बात करते हैं कि समग्र पूर्ति का व्यवहार किस प्रकार का होता है। अगर हम समग्र पूर्ति के व्यवहार की बात करें तो समग्र पूर्ति जो है उसमें वृद्धि 2 प्रकार से हो सकती है। नंबर 1, उत्पादन तकनीक में सुधार द्वारा, और नंबर 2, वर्तमान साधनों के अतिरिक्त प्रयोग से। अब क्योंकि केंज का जो कंसेप्ट है वो अल्पकालीन कंसेप्ट है, शॉर्ट रन कंसेप्ट है, तो शॉर्ट रन में तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तकनीक क्या रहती है? स्थिर रहती है। इसलिए उत्पादन में जो वृद्धि है वो केवल जो हमारे वर्तमान साधन हैं उनके प्रयोग के द्वारा ही हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और ये माना गया है कि रोजगार और आय में प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध पाया जाता है, क्योंकि जितना हम रोजगार देंगे उतनी ही हमारी आय बढ़ेगी, उतना ही हमारा उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए जिस दर से रोजगार में वृद्धि होगी उसी दर से उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इसे हम एक टेबल के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। देखिए, इस तरफ लिया गया है राष्ट्रीय आय और एक तरफ लिया गया है समग्र पूर्ति। अगर राष्ट्रीय आय 0 है तो समग्र पूर्ति भी क्या है? 0 है, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं दिया जाएगा आय नहीं बढ़ेगी और ना ही उत्पादन होगा। फिर जैसे आय में वृद्धि होती है उसी प्रकार के अनुरूप समग्र पूर्ति में वृद्धि पाई जाती है। इसलिए जो हमारा समग्र वक्र है वो 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ बिल्कुल स्ट्रेट होगा, अपवर्ड स्लोप होगा, कि ये शो करता है कि जिस दर से आपका रोजगार या आय बढ़ेगी उसी दर से आपकी समग्र पूर्ति में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब इस समग्र पूर्ति के संदर्भ में 2 कंसेप्ट आते हैं। पहले हम करते हैं क्लासिकल कंसेप्ट की बात। परंपरावादी जो अर्थशास्त्री हैं उनकी बात करते हैं पहले हम। परंपरावादी अर्थशास्त्री जैसे रॉबर्टसन है, मार्शल है, पिगू है, इनकी बात करते हैं। जो परंपरावादी शास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि एक स्वतंत्र जो अर्थव्यवस्था होती है, एक बाज़ार जो इकोनॉमी होती है, एक फ्री जो इकोनॉमी होती है, उसमें पूर्ण रोजगार की जो मान्यता है वो एक सामान्य स्थिति है। अर्थात अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार पाया जाएगा, चाहे कीमत स्तर कुछ भी हो। अर्थात कीमत स्तर का
पूर्ण रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए उन्होंने जो समग्र पूर्ति वक्र है वो बिल्कुल स्ट्रेट माना गया है इस प्रकार से कि हमेशा ही क्या रहेगा, पूर्ण रोजगार रहेगा। कीमत स्तर चाहे कुछ मर्जी हो, कीमत का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। हम जानते हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जो परंपरागत शास्त्री हैं, वो कीमत स्तर के निर्धारण को प्रमुख समस्या मानते हैं व्यष्टि शास्त्र में। इसलिए उनके अनुसार कीमत स्तर चाहे कुछ मर्जी हो, उसका पूर्ण रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सदैव बना रहेगा, क्योंकि उनकी मान्यता है कि कीमत, मजदूरी और ब्याज दर ये तीनों लोचशील होते हैं और इनमें परिवर्तन के द्वारा बिना गवर्नमेंट के इंटरफेयर के अपने आप पूर्ण रोजगार सदैव स्थापित रहेगा। कैसे स्थापित होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, फुल डिटेल इसका टॉपिक है, उसमें बात करेंगे कि किस प्रकार से इन तीनों परिवर्तन के द्वारा हमेशा पूर्ण रोजगार बना रहता है। लेकिन अब हम बात करते हैं केन्ज की, कि केन्ज इसके बारे में क्या कहता है। अगर हम केन्ज की बात करें तो केन्ज कहता है कि एक जो मुक्त अर्थव्यवस्था होती है, एक जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, उसमें पूर्ण रोजगार की अवस्था एक समान स्थिति नहीं है। अर्थात अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है, उसकी संभावना होती है, जैसे 1930 में पाया गया था। 1930 में यही हुआ था। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनके अनुसार उत्पादन को बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी क्या हुई, मंदी आई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं केन्ज कहता है कि उसका जो केन्ज का विश्लेषण था वो 1930 की महामंदी पर आधारित था। 1930 के बाद ही उन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1936 में, और उसी में ये बात कही थी कि जो पूर्ण रोजगार है वो समान स्थिति नहीं है, बेरोजगारी पाई जा सकती है। दूसरा बात उन्होंने ये भी कही कि जो कीमत स्तर है वो पूर्ण रोजगार को प्रभावित करता है। जब तक पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता, जब तक पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता, उत्पादन बढ़ता रहेगा। लेकिन जब एक पॉइंट के बाद पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है तो उसके बाद उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी, केवल क्या बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी। और जो कीमतें बढ़ेंगी वो साधनों की मांग के कारण बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि पूर्ण रोजगार प्राप्त हो चुका है, उसके बाद साधनों की मांग बढ़ेगी, तो फिर साधनों की कीमतें बढ़ेंगी और उसके दबाव में जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी। तो पूर्ण रोजगार स्तर तक तो क्या होगा, जो पूर्ति वक्र है वो लोचदार होगा, और पूर्ण रोजगार स्तर के बाद जो पूर्ति वक्र है वो पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगा। हम इसको इस प्रकार शो कर सकते हैं। केन्ज ने ये बात कही है कि जब तक पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त नहीं होता, पूर्ति वक्र लोचदार होगा, अर्थात आय के साथ साथ, उत्पादन के साथ साथ रोजगार बढ़ता रहेगा। लेकिन जब एक बार पूर्ण रोजगार स्तर स्थापित हो गया तो उसके बाद जो पूर्ति वक्र है वो पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये लोचदार है, अर्थात आय और रोजगार बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ समग्र पूर्ति बढ़ रही है। लेकिन इस बिंदु के बाद जब पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त हो गया तो इसके बाद ये पूर्णतः क्या हो गया, बेलोचदार। अब भी अगर साधनों की मांग बढ़ती है तो केवल और केवल कीमतें ही बढ़ेंगी। ये हम कीमतें दिखा सकते हैं, यहाँ पे प्राइस दिखा सकते हैं कि क्या होगी, कीमतों में वृद्धि होगी। और ये कीमतों में वृद्धि किस कारण से होगी, साधनों की मांग के दबाव के कारण जो साधनों की कीमतें हैं, मजदूरी, ब्याज, किराया, ये बढ़ेगा और उसके दबाव में क्या होगा, जो जनरल प्राइस है वो बढ़ना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आता है केन्ज में और क्लासिकल में। क्लासिकल कहते हैं कि हमेशा पूर्ण रोजगार रहेगा, लेकिन केन्ज कहता है कि हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं रहेगा, बेरोजगारी पाई जा सकती है। केवल जब तक पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त नहीं होता तब तक क्या होगा, कीमतों में मांग बढ़ने के साथ साथ कीमतों में और रोजगार में बराबर वृद्धि होती रहेगी। लेकिन जब पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, केवल और केवल कीमतों में वृद्धि होगी, उसके बाद रोजगार में वृद्धि नहीं होगी। तो इसमें मेजर डिफरेंस आता है। वैसे तो डिफरेंस और भी बहुत से हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। इसमें हम इतना ही करते हैं समग्र पूर्ति की धारणा में। थैंक यू। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।